वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइल स्ट्रक्चर देखने वाले यूनिटी का, और उसी के साथ इसके जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहेंगे जो हम फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर आप प्रोजेक्ट फोल्डर पे यहाँ पे स्विच करते हो तो यहाँ पे आपको दो फोल्डर दिखाई देंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इंटरफेस वाली वीडियो में, उस टाइम पे मैंने विंडो रीसेट करने के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे जो एसेट फोल्डर है इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हो एंड शो इन एक्सप्लोर करते हो तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के फोल्डर्स दिखाई देंगे। तो हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो यूनिटी ट्यूटोरियल नाम से क्रिएट किया था, और उसके अंदर ये बाकी सभी फोल्डर्स हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो भी आप काम यहाँ पे करोगे वो पूरा एसेट फोल्डर के अंदर करोगे। यहाँ पे एसेट फोल्डर के अंदर इनिशियली एक सीन फोल्डर है, क्योंकि हमें एक सीन क्रिएटेड मिलता है जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे लाइब्रेरी, पैकेजेस, स्केचेस, ये सब चीज़ें हैं जो यूनिटी बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है। इसका यूज यूनिटी बाय डिफॉल्ट अपने एंड पे मैनेज करता है। जैसे हम लोगों ने कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली एसेट स्टोर से तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस कर देगा फाइल में। हम लोगों ने कोई पैकेज इंपोर्ट कर लिया तो पैकेज फोल्डर के अंदर यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर और मैनिफेस्ट डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी। तो ये चीज़ें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना एसेट। जब भी आपको किसी को एक प्रोजेक्ट शेयर करना है या आपको गिटहब पे प्रोजेक्ट का बैकअप रखना है तो आपको इन सभी फोल्डर का बैकअप रखना पड़ता है, या इन सभी फोल्डर का एक जिप फाइल क्रिएट करके यहाँ से आप एक जिप फाइल क्रिएट करके सेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक मैंने जो नोटिस किया वो पॉइंट ये है कि आपको जब भी किसी प्रोजेक्ट का जिप फाइल क्रिएट करनी है तो आपको उस प्रोजेक्ट की .7 जिप फाइल क्रिएट करनी है, ना कि .zip फाइल क्रिएट करनी है। क्योंकि 7 जिप से जो आप जिप करते हो उसमें कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं आता, लेकिन अगर मैंने सिंपल जो नॉर्मल जिप होता है उससे जिप किया तो वो फाइल्स में कुछ मिसिंग कंपोनेंट आते हैं। तो इसकी वजह से जब आप सेकेंड टाइम प्रोजेक्ट ओपन करने जाते हो तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो एसेट फोल्डर है इसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट होंगे। अब यहाँ पे कोई भी एक गेम बनता है या कोई भी एक एप्लीकेशन बनती है तो वहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हम क्या देखते हैं, जैसे हम कोई समझो कि एक मोबाइल ऐप बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे कि कुछ इमेजेस मिलेंगे जो हमें लगेंगे। अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो वहाँ पे .svg फाइल यूज की जाती है। अगर वेब एप्लीकेशन है तो वहाँ पे png यूज की जाती है, या कोई और भी तरह के फॉर्मेट्स के फाइल, html फॉर्मेट्स के फाइल रहते हैं। वैसे यूनिटी के अंदर हम लोग डायरेक्ट png भी यूज कर सकते हैं, jpg यूज कर सकते हैं, और उसके साथ ही उसके डिफॉल्ट स्प्राइट एडिटर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो भी इमेजेस, pngs जो भी बनेंगे उनको स्प्राइट्स बोला जाता है। और यहाँ पे और एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे बैकएंड में एक लैंग्वेज यूज की जाती है, कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे होगे जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है तो वहाँ पे एक बैकएंड में एक लैंग्वेज यूज की जाती है फॉर द लॉजिकल हैंडलिंग, मतलब आपके क्लिक्स वगैरह हैंडलिंग। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज की जाती है। तो अब हम यहाँ पे यूनिटी के अंदर वैसे ही जो बाकी सॉफ्टवेयर्स और बाकी डेवलपमेंट के टाइम पे यूज किए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग हमारा सीन, सेकेंड थिंग मटेरियल, थर्ड थिंग स्क्रिप्ट, फोर्थ एनिमेशन और प्रीफैब। इन चीज़ों को हम लोग इस एसेट फोल्डर के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह से बेस्ट वे से आप इसको मैनेज कर सकते हैं ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यहाँ पे सीन नाम का एक फोल्डर तो दिखाई दे रहा। अगर आपने पूरी तरह से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक न्यू सीन एक फोल्डर दिखाई देगा। और मैंने लास्ट वीडियो में, इंटरफेस वाली वीडियो में, आपको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बना के दिखाई दे थे। तो सीन क्या होता है, सीन के अंदर हम लोग एक गेम सेटअप पूरा रेडी करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग एलिमेंट, जैसे कि हमारा समझे कि मॉडल है या ऑब्जेक्ट्स है या फिर कैमरा है, इन चीजों को हम एक सीन में रखते हैं। तो ऐसे मल्टीपल सीन एक गेम में हो सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो सीन में ऐसा बना जाता है कि एक सीन के अंदर एक गेम का लेवल होता है और दूसरे सीन के अंदर गेम का दूसरा लेवल होता है। तो इन चीज़ों को ऐसी तरह से बनाया जाता है, तो अलग अलग सीन क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपने एंड्रॉयड किया तो यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ी सी रिलेट करने में ईजी होगा कि आपकी एक एक्टिविटी यानी कि एक सीन है। अगर आपने वेब डेवलपमेंट कभी थोड़ा सा सीखा होगा तो आपको थोड़ा सा रिलेट करने में होगा कि एक पेज यानी कि एक सीन है, दूसरे पेज के ऊपर अगर आपको नेविगेट करना है तो आपको दूसरा सीन लगेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ कि एक सीन के अंदर हम लोग एक यूआई भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके
उसके साथ ही यहाँ पे 3D मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इनका एक सेट ऑफ फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन को इस सीन के अंदर रखेंगे और यहाँ पे हम लोग एक दूसरा सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, क्रिएट के ऊपर आना है, क्रिएट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हो तो यहाँ पे सीन का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इस सीन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका नया सीन बन जाएगा। तो यहाँ पे समझो कि मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट्स एंड क्यूब क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैंने इस सीन को अगर सेव कर लिया, क्यूब के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और अगर मैं सेकेंड सीन में जाता हूँ तो ये सेकेंड सीन मुझे एम्प्टी मिलेगा। तो आई होप अभी आप थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे होगे कि अलग अलग सीन हमें क्यों बनाने हैं, क्योंकि हमें अलग अलग लेवल्स डिजाइन करने हैं। नेक्स्ट चीज आते हैं मटेरियल। तो समझो अभी हमारे पास एक कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट लिया, यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्यूब लिया एंड सेकेंड चीज यहाँ पे मैंने ली 3D ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पीयर लिया। तो ये दो चीज़ें, अभी मैं स्पीयर को थोड़ा सा मूव करके साइड में लेता हूँ और क्यूब को यहाँ पे जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं सीन 1 को अभी के लिए तो फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। हम लोगों ने सीन तो समझ लिया। अब नेक्स्ट थिंग आते हैं हमारे मटेरियल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा एक क्यूब है और यहाँ पे एक स्पीयर है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्यूब और स्पीयर है इसके ऊपर एक मेश फिल्टर होता है। मेश फिल्टर यानी कि क्या होता है कि समझो ये क्यूब है तो क्यूब के ऊपर एक क्यूब का मेश फिल्टर है, यहाँ पे एक क्यूब का मेश फिल्टर है। अगर ये मेश फिल्टर जो बनाया गया है क्यूब का, यहाँ पे ये क्या होता है कि इसके अंदर हमारे ट्राइसेस होते हैं। तो ट्राइसेस यानी कि छोटे छोटे रेक्टेंगल्स होते हैं, उस रेक्टेंगुलर से हमारा एक फेस बनता है और उस तरह से हमारे अलग अलग कंपोनेंट के मेशेस बनते हैं और मेशेस भी हमारे पास रेडी है। तो उसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मटेरियल अप्लाई हुआ है। तो ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल जो है वो बेसिकली क्या काम करता है कि इसको एक हमें रेंडरिंग के लिए एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। मतलब अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं वो मटेरियल के वजह से हम देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको नन सेट करूँ तो ये मटेरियल मिसिंग है ऐसा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। अब मटेरियल फोल्डर के अंदर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर से मैं राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट के ऊपर आऊँगा। क्रिएट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं मटेरियल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक मटेरियल क्रिएट होगा। इसको मैं रीनेम करता हूँ और मटेरियल 1 करके इसका नेम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेव करता हूँ। अब इस मटेरियल की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे अगर ये रेड बनाना है तो मैं इसको रेड कर दूंगा। अब ये मटेरियल अगर मैंने क्यूब के ऊपर अप्लाई कर दिया मेश रेंडर के कंपोनेंट के ऊपर तो ये रेड हो जाएगा। अगर स्पीयर के यहाँ पे मेश रेंडर के यहाँ पे अगर मैं मटेरियल अप्लाई करता हूँ तो वो भी रेड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं वैसे करके बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। मटेरियल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी रहती है, अलग अलग प्रॉपर्टी मटेरियल्स की भी रहती है। जैसे हम लोग उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, हम उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। ये हम बाद में कभी देखेंगे और आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेकंड मटेरियल क्रिएट किया, उसको थोड़ा सा ग्रीन कलर देता हूँ और यहाँ पे स्पीयर के ऊपर मैं ये सेकंड मटेरियल अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे अलग अलग कलर के आपको दो मटेरियल्स, दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाई देते होंगे। तो इस तरह से मटेरियल का यूज़ किया जाता है। सेकेंड चीज़ होती है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए आपको फिर से मैं रिकमेंड करूँगा कि एक आप नया फोल्डर क्रिएट कीजिए। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे एसेट पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट फोल्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने एसेट फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक किया उसी तरह से आप यहाँ पे शो इन एक्सप्लोर करके एसेट के अंदर जाके यहाँ पे भी अगर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हो तो वो भी वहाँ पे रेप्लिकेट होगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर दिखाई देगा। तो एसेट फोल्डर हमारा वो फोल्डर है जहाँ पे हमारा सभी डेटा जो भी हम प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे वो एसेट फोल्डर के अंदर हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे वापस आते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर और स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए आपको फिर से राइट क्लिक करना और क्रिएट के ऊपर क्लिक करना और शीशा स्क्रिप्ट क्रिएट करना है। और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका स्क्रिप्ट बनकर रेडी हो जाएगा। और इस स्क्रिप्ट के ऊपर आप डबल क्लिक करते हो तो विजुअल स्टूडियो में आपका ये स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आता है एनिमेशन। एनिमेशन के लिए भी आपको एक अलग फोल्डर बनाना है। जैसे आपका एक प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आपको अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट के ऊपर जाता हूँ और एनिमेशन आपको दिखा, तो यहाँ पे आप एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो और एनिमेशन आगे जाके हमें हेल्प करेगा। हम एनिमेशन को भी डीप में लर्न करेंगे कि एनिमेशन कैसे वर्क करता है। सेम उसी तरह से अगर आपको कोई चीज़ का प्रीफैब बनाना है, प्रीफैब का एक अलग वीडियो आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बस समझाता हूँ। जैसे समझो कि ये स्पीयर है, अब हम लोगों ने यहाँ पर राइट क्लिक करके एक स्पीयर क्रिएट किया था, लेकिन मुझे एक प्रीफैब चाहिए। तो प्रीफैब करने के लिए मुझे इस वाले स्पीयर को यहाँ से ड्रैग करके प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर कहीं पे भी अगर ड्रॉप कर दिया
तो वो एक प्रीफैब में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उसका साइन चेंज हुआ, यहाँ पे एक अलग चीज़ दिख रही है, तो उस प्रीफैब में वो कन्वर्ट हुआ। अब जब मैं इस चीज़ को गेम के अंदर डालूंगा, प्रीवियस मैंने डिलीट किया है, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्रिएट नहीं किया, वहाँ पे मैंने इस प्रीफैब को रिप्लेस किया, यानी कि वहाँ पे अलग अलग प्रीफैब बन के रेडी है, अलग अलग चीज़ें बन के रेडी है। जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई एक पेयर क्रिएट करता हूँ फिर से, तो वो डिफ़ॉल्ट कलर का बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज वहाँ पे मेंटेन नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप प्रीफैब भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि यूनिटी एसेट फोल्डर के अंदर हमें बार बार क्रिएट करने पड़ेंगे, या हो सकता है कि मैं क्रिएट करूँ, आपको थोड़े से एक बार ट्राई करने हैं, ट्राई आउट करने की ये आप क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद अगर आप इन सब चीज़ों को डिलीट कर देते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके हम इन चीज़ों को देखने ही वाले हैं। तो इसके साथ एसेट फोल्डर में और क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे सीन के अंदर अलग अलग लाइटिंग्स है, तो लाइटिंग सेटिंग्स भी एसेट फोल्डर के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ अगर हमें गेम में कोई ऑडियोज डालने हैं तो ऑडियोज हम लोग एसेट फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं। उसके साथ कोई जेसन फाइल है जिसके अंदर डेटा है, उसके साथ ही टेक्स्ट फाइल है कोई, उसके अंदर कोई डेटा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग एसेट फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। और ये एसेट फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर समझो आपके पास कोई एक 3D मॉडल है, तो उसको इंपोर्ट किया जाता है, तो वो इंपोर्ट होने के बाद एसेट फोल्डर के अंदर आता है। यहाँ पे कोई आपके पास पैकेज है और उस पैकेज को अगर इंपोर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे समझो कि आपने कोई यूआई बनाया और यूआई के ऊपर अलग अलग एलिमेंट लगते हैं, तो उसके लिए एक एडिट करने के लिए टेक्स्ट मेश प्रो करके एक एलिमेंट आता है। इसको हम आगे जाके बहुत डिटेल में देखने वाले, यह हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। टेक्स्ट मेश प्रो हमें पूरा एडिट करने का, यानी कि यूआई फ्रेम के अंदर जो भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है उसको एडिट करने की फ्लेक्सिबिलिटी हमें टेक्स्ट मेश प्रो प्रोवाइड करता है। तो हम टेक्स्ट मेश प्रो भी आगे जाके देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि एसेट फोल्डर के अंदर आएंगे। समझो कि आपको कोई एक पैकेज है, जैसे अभी हम लोग ये 3D पूरा इन्वायरमेंट हम लोग देख रहे हैं, अगर आगे जाके आपको इस इन्वायरमेंट के ऊपर अगर आपको स्काई दिखानी है, या फिर समझो कि आपको एक प्लेयर इंपोर्ट करना है, तो वो आप पैकेज मैनेजर से कर सकते हो। आपको उसके लिए विंडोज़ में जाके पैकेज मैनेजर जाना है, पैकेज मैनेजर के अंदर अलग अलग आप पैकेज इंपोर्ट कर सकते हो। एआर के लिए कैपेबल बनना है तो अलग अलग पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो वो भी हम लोग पैकेज मैनेजर का एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो बनेगा, तो उसमें हम लोग देखने वाले। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एसेट फोल्डर के अंदर आती है, और उसके साथ पैकेज फोल्डर के अंदर पैकेजेस यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एसेट फोल्डर और इस एसेट फोल्डर के साथ हमें इंटरेक्शन करना आना चाहिए। तो आई होप आपको एसेट फोल्डर और उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और उनका फंक्शनलिटी क्या है, उनका ओवरव्यू तो एटलीस्ट आया हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।